हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, जिसमें हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझा था। आज हम समझेंगे एग के अंदर ऑस्मोसिस किस तरीके से होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक हमें चाहिए एग, जिसकी हमें क्या करना है, सेल को रिमूव करना है। जैसे ही हम इस सेल को रिमूव कर देंगे, हम उसे डिज़ोल्व कर देंगे एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। क्या होगा फिर, द सेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो सेल है वो मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोज द एग, यानी कि जो एग की स्किन है, जो शेल है, हमने उसको रिमूव कर दिया है। अब उसके ऊपर सिर्फ क्या बचेगी, एक आउटर स्किन ही बचेगी, राइट। अब हमें क्या देखना है कि इस एग को हम क्या करेंगे, एक वाटर के अंदर उसको पुट कर देंगे। तो उसके 5 मिनट के बाद हम वापस ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, द एग swells because water passes into it by osmosis, राइट। यानी कि जब हम सेल को वाटर के अंदर डाल देंगे, हमारे एग को वाटर के अंदर डाल देंगे, तो वाटर क्या होगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि सेल की तरफ मूव करेगा, तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। वैसे ही हम दूसरी चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं, प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। इस बार हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ना लेके हम क्या ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, जिसमें हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, हमारी जो एग है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार सेल जो है वो एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमने रखी है, और इसलिए क्या होगा, सेल एग के अंदर जो भी हमारा वाटर है वो बाहर की तरफ पास होगा, इसीलिए सेल यानी कि जो हमारा एग है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, राइट। We can also try a similar activity with dried raisin और apricot। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं हम वो ड्राई रेजिन्स और एप्रिकोट्स के साथ भी कर सकते हैं, उसमें भी वो सेल हो जाती हैं, राइट। जैसे इसमें एक्टिविटी 5.4 में हमें बताया है, पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकोट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम, देन प्लेस देम इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब हम इसको वाटर के अंदर प्लेस करेंगे तो रेजिन या फिर एप्रिकोट जो है वो स्वेल हो जाएंगे, और वहीं अगर हम इसे एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये अपना वाटर लूज़ कर देंगे और श्रिंक हो जाएंगे, राइट। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन द वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। मोस्टली जो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर कुछ प्लांट सेल्स होती हैं, वो इसी तरह ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करती हैं। बल्कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट होती है ना, उसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। तो ये इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि जो प्लांट हैं, आपके प्लांट रूट्स में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell। यानी कि एक सेल की लाइफ के लिए जो ये इस तरीके के एक्सचेंजेस हो रहे हैं गैसेस के एंड वाटर के, तो वो डिफ्यूज़न की वजह से हो रहे हैं। इन एडिशन टू दिस, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। और सेल को न्यूट्रिशन के लिए बाहर से भी चीज़ें जो है वो लेनी पड़ती हैं। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। यानी कि अब इस तरीके से जो सेल है हमारी, बाहर के इन्वायरमेंट से जो भी न्यूट्रिशन ले रही है उसके लिए उसको काम करना पड़ रहा है और उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है किस चीज़ से मिलता है, वो मिलता है एटीपी के थ्रू। एटीपी यानी कि अमीनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसके अंदर जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप उसके अंदर एडिनोसिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इट्स मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड
प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लिपिड से मिलकर के बने हुए होते हैं। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन इस तरह की जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं कर सकते हम ऐसा। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment, and this such process are known as endocytosis। यहाँ पे हमें एक नया शब्द मिलता है समझने के लिए, वो है एंडोसाइटोसिस। अब एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। यानी कि जो सेल होती है, जैसे आपकी ये क्या है, एक सेल है, ये कोई सेल है, राइट। अब इसको क्या करना है, बाहर से इसको कुछ फूड जो है वो अपने अंदर लेना है। अगर वो कुछ सॉलिड फूड एनगल्फ करती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? एंडोसाइटोसिस बोल देंगे। वहीं एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनो का अर्थ होता है, पिनो यानी कि पिनो वर्ड से समझ में आ रहा है, पीना पानी, जो कि लिक्विड के लिए यूज़ होता है। तो पिनोसाइटोसिस मतलब जब सेल बाहर के एनवायरनमेंट से एक लिक्विड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करती है तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अब जैसे हमारा अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या चीज़ होती है, उसकी जो शेप है वो फिक्स तो नहीं होती है, इसीलिए वो फूड को जब एनगल्फ करता है तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जैसे जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा अमीबा है, राइट। अब इस अमीबा की शेप मान लो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और बाहर एक सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इसको ये लेना है, अपने एनगल्फ करना है अपनी बॉडी में, तो ये क्या करेगा, एक कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है जो करेंगे, इसको हेल्प करेंगे इस फूड को अपने अंदर एनगल्फ करने के लिए।